नमस्कार, स्वागत है आपका फ्राइडे स्पेशल आवाज़ अड्डा में। और जैसा कि हमने वायदा किया था कि हर शुक्रवार को हम बाज़ार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है बाज़ार काफ़ी ज़्यादा खबरों से लबरेज है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहती हैं। और अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, किन खबरों पर ध्यान देना और कौन से थ्रेड पकड़ने हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये सीरीज शुरू किया। तो एवरी वीकेंड आपको यही शोज़ देखने को मिलेंगे। तो आज के शो में हम जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास इश्यूज़ हैं जिस पे मार्केट भी निर्भर करता है, कई सेक्टर्स भी निर्भर करते हैं और जो अगले हफ्ते की एक बड़ी थीम होगी। तो मैं आपको सबसे पहले उन थीम से बता दूं कि आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत ही दिलचस्प इसलिए होने वाली होगी क्योंकि जो बीता हफ्ता था उसमें एक सेक्टर था जिसने जाते जाते एकदम से गिरावट देखने को मिली, वो है IT। थोड़ा सा चला लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट उसमें आई और शुरुआत HCL टेक्नोलॉजी से हुई थी। फिर पूरे IT सेक्टर की तमाम शेयर्स की पिटाई हो गई क्योंकि अर्निंग डाउनग्रेड्स की खबरें आई। तो ये एक सेक्टर जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम लोग एक बात ये करेंगे कि दुनिया भर के जो बैंकर्स हैं अब वो बड़ी रिसेशन की बातें करने लगे हैं। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब तरह तरह की जो बातें करें। क्या ऐसी कोई आहट है अमेरिका में, हमें उससे कितनी चिंता करनी चाहिए, हम क्या उससे बिल्कुल इंसुलेटेड हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। फिर एक बातचीत हम करेंगे कच्चे तेल पे, जो कि बिल्कुल भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, 75 के आसपास आ गया, $75 पे। तो वो हमारे लिए कितना कंफर्ट जोन क्रिएट करता है हमारे मार्केट के लिए। और इसके अलावा FIIs की जो बिकवाली हो रही है वो मार्केट की ट्रेंड के तौर पे हम लोग ज़रूर देखेंगे। और एक स्टॉक जिस पे बहुत बातचीत होती है, पेटीएम पे। पेटीएम ने कहा है कि वो बाईबैक करेंगे। क्यों बाईबैक करना चाहते हैं वो? स्टॉक अपने हाई से 75% नीचे है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक रिस्ट्रिक्टेड फोकस्ड बात होनी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो और अगले हफ्ते के लिए आप तैयारी कर पाएँ। मेहमानों से परिचय करा दूँ। हमारे साथ अभय अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में है, पाइपर सरिका के फाउंडर हैं, CIO हैं। इसके साथ ही आशीष माहेश्वरी जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब लोग जानते हैं, हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं और बहुत ही शानदार आइडियाज़ और थीम्स आपके साथ शेयर करेंगे। आशीष चतुर मोहता जी भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं JM फाइनेंशियल्स में और टेक्नो फंडा भी है, चार्ट वार्ट भी बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं, FNO के बहुत बड़े जानकार हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, मार्केट वेटरन हैं और हम लोग IT सेक्टर बड़े ख़ास तौर पे सुदीप सर ट्रैक करते हैं, तो उनसे भी उनकी हम राय लेंगे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इनफॉर्मल लाइट चर्चा होगी लेकिन गंभीर विषयों पे, तो हम लोग उसकी आज जानकारी लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग IT शेयर से ही शुरुआत करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से HCL की उस खबर के बाद गिरावट शुरू हुई, फिर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी उसमें आ गई, तो क्या समझना चाहिए इसको? सुदीप सर आपसे शुरुआत करते हैं। ये IT सेक्टर में अचानक से क्या हुआ? ये देखिए, HCL का एक इन्वेस्टर जो बीट चल रहा था, वहां पे उन्होंने उनकी जो गाइडेंस था उसका अपर एंड की जगह लोअर एंड के आसपास नतीजे आने का संभावना व्यक्त किया और इससे मार्केट में बहुत बड़ा कंसर्न आ गया। ये सिर्फ HCL के तक नहीं रुका। निवेशक और जो एक्सपर्ट्स हैं सबको लग रहा है कि सारे IT कंपनीज अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली डिमांड में कमी होती है, सर्विसेज की डिमांड में कमी होती है, और जैसे कि HCL ने बोला है, बहुत सारे ये जो लास्ट क्वार्टर है, सॉरी US में लास्ट क्वार्टर है, जो हॉलिडे वाला क्वार्टर है, वहां पे बहुत सारे फरलॉज होते हैं, मतलब वो मतलब कंपलसरी शटडाउन होते हैं, छुट्टियां बढ़ा दी जाती है और उनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि डिमांड में कमी है और ऑब्वियसली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे IT कंपनीज उनके ऊपर आएगा। ना ऑब्वियसली अगर US में ये स्थिति है तो इंडियन IT कंपनीज के लिए, जिनका लगभग 50% के आसपास अर्निंग US मार्केट से आता है, बहुत बड़ी समस्या की बात है। HCL तो फिर भी HCL का रेवेन्यू यूरोप से भी बहुत ज्यादा आता है, पर बाकी बहुत सारे ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, जिनका की लगभग 50% रेवेन्यू US से आता है। और अगर US जैसा मार्केट में यह हालत है तो यूरोप में तो और भी खतरनाक हालत होगा, क्योंकि सबको मालूम है US में एक रिसेशन का, यूरोप में एक रिसेशन का माहौल है और जो गैस प्राइसिंग, रशिया यूक्रेन वॉर, उसको लेके सारे यूरोप में बहुत दबाव है इकोनॉमी में, तो वहां पे तो एक्सपेक्टेड था कि डिमांड में कमी आएगी। अब अगर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज,
और जो बाकी सर्विसेज है इन कंपनीज का, उसका डिमांड यूएस में भी बहुत कम हो जाता है इस क्वार्टर में, तो शायद एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए, और बाकी सारे आईटी कंपनीज भी अफेक्टेड होंगे ना। खास बात यहाँ पे ये भी है कि आईटी कंपनीज हैड मूव्ड अप, तो क्योंकि ये ऊपर चले गए थे थोड़ा बहुत नीचे के लेवल से, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, करेक्शन भी बहुत शार्प हुआ, और एक 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 हद तक गिरावट जो हमने बहुत दिन नहीं देखा था आईटी में देखने को मिला। अगर आप पूछेंगे कि ये शंका की बात है बहुत बड़ी, तो मेरी राय तो ये होगी कि बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। आईटी कंपनीज में अगर कोई निवेशित है या निवेश करना चाहते हैं विद 1 साल प्लस का टाइम होराइजन, तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे ऐसे उथल पुथल डिमांड का होता रहता है, यूएस में शायद डिमांड का कुछ कमी है इस क्वार्टर में, पर इसका मतलब और एक्स्ट्रापुलेट करना कि ऐसा ही डिमांड का कमी अगला साल भी रहेगा, ये शायद सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसमें हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेने के खिलाफ है, और निवेशक को भी यही सलाह दी। देखिए इस बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। हमारी स्क्रीन पे सब आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ये प्री कोविड और करंट ईपीएस को पी को हमने कंपेयर किया है। तो एक ज़माना था जब ये, अभी तो ये बहुत करेक्ट हो के आपको ये मल्टीपल्स दिख रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा थे। तो प्री कोविड से कंपेयर करना इसलिए हमने समझा कि किया जाना चाहिए क्योंकि आपको एक अंतर समझ में आया कि कहाँ से कहाँ की रैली बनी थी। अब वो करेक्शन के बाद है, लेकिन अभी भी बहुत महंगे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन यूएस में हर दिन हम लोग खबरें सुनते थे कि फलाने जी ने 5,000 लोग निकाले, फिर 10,000 लोग निकाल दिए, उनकी डिमांड कम हो रही है, तो उसका असर उनके धंधे में पड़ेगा, और चूंकि हमको उनसे काम मिलता है तो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये सब देख के क्या बेच के निकल लेना चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे जैसे सुदीप जी ने कहा, एक बहुत अच्छा मौका है मेरे को लगता है डिस्पाइट एंट्री करने का और अपना एलोकेशन भी होल्ड करने का। मतलब क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी नहीं होगी कि एचसीएल जैसे मैनेजमेंट को भी नहीं मालूम कि अभी 1 महीने में क्या होने वाला है, तो तब तक आपको अच्छी एंट्री का मौका कैसे मिलेगा? अगर सब कुछ अच्छा है, सब फर्स्ट क्लास है, तो वो जो मल्टीपल्स हैं वो वापस पहले जैसे लेवल्स पे चले जाएंगे कि टीसीएस 40 लेवल पे ट्रेड करेगा और बाकी स्टॉक्स भी 40-45 के लेवल पे चले जाएंगे। पर एक इंडिया की अगर आप देखें अगले 5 से 10 साल तक एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी जो रहेगी वो है आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट की। जिस तरह से हमारा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है एक बड़ा पावर हाउस। अब टीसीएस है, इन्फोसिस है, एलटीआई, माइंट्री का मर्जर हो गया, बड़ी कंपनीज हो गई हैं इस स्केल की। अब वो $1 बिलियन के आरएफपीस पे बिड करती हैं, और गिनी चुनी दुनिया में एक्सेंचर है, कैपजेमिनाई है, आईबीएम है, ऐसी 4-5 कंपनीज हैं अब उस लेवल की जिसके साथ इंडियन कंपनीज डायरेक्टली compete करती हैं। तो अब यूएस रिसेशन से हो सकता है थोड़ा ग्रोथ में आप अगर 10% से ग्रो होने वाले थे तो 8 से ग्रो हो जाए, पर रुपी का पूरा फायदा है आपको उसके सामने। मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एट्रिशन लेवल्स कम हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप जो हायरिंग हो रही थी इतनी वो कम हो गई है। तो उन सब चीज़ों का फायदा भी मिलेगा इन कंपनीज को, और इन कंपनीज का बहुत एबिलिटी है, मैनेजमेंट एबिलिटी है कि वो अपने बिजनेस को रीओरिएंट करके प्रोटेक्ट कर ले। यानी जो निवेशित है वो तो निवेशित रहे, लेकिन नई एंट्री नहीं। बिल्कुल, अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर एलोकेटेड है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप आईटी ऐड करें या फिर उसको अपने पुराने लेवल पे ले आए। लेकिन हिस्टोरिकल मल्टीपल से आप देखिए तो अभी भी बहुत महंगे लगते हैं, पता नहीं है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, पर जिस तरह से आप देखिए एक उनका जो बिजनेस मॉडल है पूरा ऐसा कोई वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं है और बहुत शेयर होल्डर फ्रेंडली है। हर कंपनी आप देखिए इन्फोसिस को बाई बैक कर रहा है, कोई डिविडेंड दे रहा है, कोई किसी ना बोनस दे रहा है, किसी ना किसी तरह से 60-70% जो अर्निंग्स है इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं साल दर साल, और पूरा कैश में मतलब पूरा कैश अर्निंग्स है, कोई वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं है। तो इस और ग्रोथ है उसमें, तो इस तरह के प्रिडिक्टेबल ग्रोथ को इन्वेस्टर्स हमेशा बड़ा मल्टीपल देंगे। अब मेरे को लगता है जो प्री कोविड के हमने मल्टीपल देखे वो अनरीजनेबली सप्रेस थे, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा चले गए थे, और अब अगर आपका 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो ये बहुत रीजनेबल लेवल है। मतलब आप उसको अब रखिए पोर्टफोलियो में, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको रिटर्न मिलेगी। माहेश्वरी सर, आप लोगों ने खरीदारी शुरू करी क्या, या आपका क्या व्यू बनता है इस पूरे आईटी सेक्टर पे, कैसे आप लोग इसको आजकल देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज गिरा है 3% गिरा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आज एचसीएल टेक की न्यूज के बाद में सब कुछ खत्म हो गया। कि पूरी वीक में तो ऑलमोस्ट 6% गिर चुका था एचसीएल टेक, और नो एचसीएल टेक गिरावट तो है। और पूरे साल में भी नजर डाली तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो इंडाइसेस रहा है वो आईटी इंडेक्स ही रहा है।
पूरे साल में निफ्टी ने अभी तक 6% ग्रोथ दिखाई है, ये 19% गिरा हुआ है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो ये मेरा मानना रहेगा कि ऐसा नहीं है कि आज से ही सब कुछ चेंज हो गया या आज से ही कंसर्न्स नजर आने लगे कि यूएस मार्केट्स में जहां से हम करीब 60% रेवेन्यू हमारी कंपनियां अर्जित करती हैं, रिसेशन के फेयर तो तब से जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जब फियर आया या जो इंटरेस्ट रेट बढ़े वहां पर, तो मेरा मानना है कि इसको आज एक थोड़ा सा और नीजर्क रिएक्शन हो गया है यहाँ पर HCL टेक के जो गाइडेंस है उसके बाद में, बट अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक्स महंगे हैं और बाइंग करने से बचना चाहिए। हम अपने निवेशकों को तो एटलीस्ट यही सलाह दे रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आईटी शेयर्स में टाइमिंग के लिए थोड़ा साइडलाइन पे रहे, क्योंकि जो सेलिंग है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, वो सबसे ज्यादा आईटी स्टॉक्स में ही देखने को मिल रही है और उनके पास में ओनरशिप भी उन्हीं स्टॉक्स की काफी ज्यादा है, तो बेच भी वो इन्हीं स्टॉक्स को रहे। तो हम अभी कॉशियस हैं थोड़ा सेक्टर के आउटलुक को लेके, और जल्दीबाजी में या एक फॉलिंग एक्स को हम पकड़ना नहीं चाहते। क्रेडिट स्विस कहता है 8 से 20% तक के करेक्शन टॉप आईटीज में और कुछ चुनिंदा मिड कैप में आएंगे। आशीष चतुर्मोता जी, क्या डिप बाई कर पाएंगे या एसआईपी का रास्ता पकड़ ले आईटी में? बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और डर भी है, जैसा एनालिसिस सुन के लग रहा है। जी, तो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब था नीरज जी, बिल्कुल आप नहीं, जवाब 2 में नहीं देना है, 1 में देना है। दुविधा नहीं रखनी हमारे दर्शकों को। एक बात बताइए आप। जी, तो बिल्कुल देखिए जैसे बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म टेलविंड्स तो है, क्योंकि डिजिटाइजेशन, एआई, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा थीम नहीं है, ये बहुत लंबे समय का थीम है जो शॉर्ट टर्म फिनोमेना से चेंज नहीं होगा। बट इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह से अभी कॉग्निजेंट ने बोला कि उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस कम किया, HCL टेक ने कहा कि वो लोअर बैंड पे ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 13.5 से 14.5 का जो लोअर बैंड था वहां पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये इसमें मुझे लगता है कि आईटी में आपको 2 तरह के फिनोमेना मिलेंगे, वो कंपनियां जिनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से काफी वास्ता है या जो यूरोप में काफी एक्सपोजर रहती है, ऐसी कंपनीज के अंदर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा। जबकि जो कंपनी नॉन डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड के तरफ आती है या जिनका एक्सपोजर यूएस मार्केट या दूसरे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ है अपार्ट फ्रॉम यूरोप, वहां मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंथ देखने को नजर आएगी। तो ये एक आपको बड़ा एक कहना चाहिए कि इस पूरे सेक्टर में अब जो लीडर है वो कुछ और रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, TCS या परसिस्टेंट जैसे स्टॉक, इनमें आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा। वहीं कोफोर्ज या टेक महिंद्रा जैसे HCL टेक जैसे स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगा। तो जो स्टॉक जिनमें स्ट्रेंथ है वहां पर एक रेगुलर सिप की स्ट्रैटेजी बनाए रखना चाहिए। वैल्यूएशन करेक्ट हुए, अभी भी देखिए आप आईटी का जो इंडेक्स है वो करीब करीब ऑल टाइम हाई से 24-25% डाउन है, और अगर से वैल्यूएशन पे देखें तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पिछले 10 साल के एवरेज के से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे समय में एग्रेसिव बाइंग तो बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी, बट सिप की अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म टेलविंड है। और जैसे अभय जी ने कहा कि बायबैक का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लार्ज कैप आईटी कंपनीज को बनता है, जिसकी वजह से डाउन साइड हमेशा प्रोटेक्टेड इन स्टॉक्स में नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए। सिप की स्ट्रैटेजी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर में हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि कुछ स्टॉक्स जहां पे यूरोप का या डिस्क्रिशनरी आईटी का काफी एक्सपोजर है, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना इस समय मेरे ख्याल से एक राइट स्ट्रैटेजी है। यानी आप सभी लोग पंचों की राय है कि धीरे धीरे खरीदना शुरू करें। आशीष जी कह रहे हैं थोड़ा वेट करें। देखिए यूएस की जो आईटी कंपनी है नैस्डैक में जो है वो ऊपर से 70% तक करेक्ट हो चुकी है, लेकिन हम नहीं उतने हुए करेक्ट। हमारा तो मेरे ख्याल में TCS 4500 का बाईबैक उन्होंने ऑफर किया था, हम लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और अभी भी 3200-3000 के आसपास ट्रेड करते रहते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि वहाँ उतनी बड़ी गिरावट हुई और हमारा वहाँ से बिजनेस आता और लोग इतनी कटौती कर चुके हैं, तो थोड़ा और करेक्शन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं SIP वाली। सुदीप सर, ये स्ट्रेटजी SIP वाली रहनी चाहिए, डिप बाई करना चाहिए? देखिए यूएस में जो गिरावट आया है उसके 2-4 कारण है, और आप एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब यूएस में एक प्रॉब्लम आता है या यूरोप में प्रॉब्लम आता है तो वहां के कंपनीज अपना कॉस्ट कम करना चाहते हैं। और इंडियन आईटी कंपनीज का शुरुआत कहां से हुआ? जब यूएस और यूरोप ने डिसाइड किया कि कॉस्ट कम करने के लिए आउटसोर्सिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया लो कॉस्ट बेस है
और इंडिया से काम कराएंगे ताकि उनका कॉस्ट कम हो। तो एक तरह से तो अगर आप देखेंगे तो जब यूएस में या यूरोप में प्रॉब्लम आता है तो आउटसोर्सिंग या कॉस्ट रिडक्शन का जरूरत और भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि जब कॉस्ट रिडक्शन की जरूरत हो तो इंडियन आईटी कंपनीज का हालत खराब होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बिजनेस जो अनअवॉइडेबल बिजनेस है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल बिजनेस है, वो शायद नहीं देंगे। पर जो बिजनेस रेगुलर बिजनेस है, जो जहां पे कॉस्ट कटिंग का अपॉर्चुनिटी है, वो इंक्रीमेंटल बिजनेस भी इंडियन कंपनीज को आ सकता है। तो ऐसा माहौल में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं कह रहा था पहले भी कि ध्यान देना पड़ेगा कंपनी स्पेसिफिक। एक वी कांट पेंट विद वन ब्रश ऑल द कंपनीज। कुछ इसमें से अलग तरीके के कंपनीज हैं जिनके सर्विस एसेंशियल है, जिनका सर्विस का डिमांड और भी बढ़ेगा कॉस्ट कटिंग के माहौल में, तो उस पर ध्यान देना। अच्छा, इसी से जुड़े हम दूसरे टॉपिक में एंटर कर जाते हैं। आईटी में तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। एक ये ना कि फिल्म का डायलॉग था कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। उसे मंदी से इतना डर नहीं लग रहा जितना मंदी की बातों से डर लग रहा है। यूएस के 3 बड़े बैंकर, मंदी आने वाली है, 2023 में आएगी। अब यार सब कुछ तो हो गया, क्या मंदी वहाँ अगर मान लो आ भी रही है, नहीं भी आ रही, तो हमें भारत उससे कितना इंसुलेट है। उन्होंने क्या, मतलब एक डेटा है हम लोगों के सबके पास अवेलेबल होगा कि जब मंदी होती है तो S&P करीब 35% गिरता है, कम से कम 27% तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो 70% मंदी तो हमने निपटा ली है। तो अगर आ भी गई तो हमको कितना डरना चाहिए? और क्या वाकई यूएस में कोई अनप्रेसिडेंटेड मंदी की बातें चल रही है क्या, जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन वो अलग तरीके से हिस्ट्री रिपीट होती है। नहीं, आई थिंक नीरज जी, ये प्रिडिक्शंस हमेशा होती रहती हैं। पिछले 15-20 साल से आप देखें, रेगुलरली कोई कहेगा कुछ तो काम करेंगे, बोलना है। हाँ, बोलना है। और एक सेइंग भी है कि अगर आप ठीक से अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो बार बार करिए, जितनी ज़्यादा कर सकें उतनी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में हम, जो कोई बोलता है कि मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, मैं अपना बिजनेस को गियर कर रहा हूँ इस तरफ कि शायद मंदी हो तो हम प्रोटेक्टेड रहें, उसको लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि अब तो मंदी आ गई और अब तो 35% 40% बाजार गिर जाएगा। मुझे लगता है इसमें लोग अपना पोर्टफोलियो में नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं अगर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए कि अगर बहुत कुछ खराब हो जाए और फिर आप रिएक्ट करें तो वो बेटर है, रादर देन जंपिंग द गन कि मैं पहले ही कर लूं। जैसे कोविड के टाइम पे हम देखें, कोविड के टाइम की मंदी तो हमने देखी थी, 1 महीने में मार्केट 30-31% गिर गया था, पर उसके बाद रिकवर भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मंदी आ गई तो फिर वो हमेशा जिंदगी भर ही मंदी रहेगी। अगर मंदी रहेगी, लोगों के पास कैश होगा तो उसका भी फायदा उठा लेंगे। तो पर आपने जो पूछा, मुझे जो अभी डेटा देख रहे हैं, जिस तरह से कंजम्पशन डिमांड यूएस में भी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा जो आ रहा है, अभी कल परसों आया, दूसरा डेटा आ रहा है, बाकी कंट्री से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, चाइना भी ओपनिंग अप हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिमांड इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि बहुत ज़बरदस्त रिसेशन यूएस में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को ऐसा कुछ सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी तो हम सब स्टॉक कुछ भी ले लो, ओवर एलोकेट कर दो तो सब चल जाएगा। तो आई थिंक एक बीच में बैलेंस बना के और अपना। यूएस मंदी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता आएगी। नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीरियस कोई मंदी आएगी। हाँ, हो सकता है कि जीडीपी 1-2-3 क्वार्टर नेगेटिव दिखा दे थोड़ा, पर उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता वो भी होगा। फ्रैंकली यूएस बहुत ही रोबस्ट और रेजिलिएंट इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मंदी आएगी यूएस में। तो जब यूएस में आएगी नहीं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता ही नहीं कि हमको क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे पैमान के पास चलते हैं। जी सुदीप जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? मंदी आएगी कि नहीं आएगी यूएस में? सुदीप सर? नहीं, सुदीप सर, आशीष चतुर्मोता सर, आपको मंदी का भय है क्या कि यूएस में बातें हो रही हैं रिसेशन आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, और उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई लेना देना है उससे? कनेक्टेड है हम बहुत बुरी तरीके से। नीरज जी, जैसे हम कहते हैं हमारा मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है, और अगर से ये डिस्काउंटिंग मशीन है और रिसेशन आने वाला है तो इसका डिस्काउंटिंग बाजार ने काफी पहले
उसको कर चुका है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि हमने किस तरह से नैस्डैक डाउ में एक बड़ा करेक्शन देखा, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स में तो खैर हालांकि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, बट अब आप देखेंगे कि वहां पर भी एक प्राइस की स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में, जब डाउ जोन्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया। अब अगर से देखिए कि रिसेशन का कंसर्न है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन उसका एक एपिक सेंटर है जिसके कारण ये सारी बात हो रही है। तो आप देखिए क्रूड में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक, लेड, स्टील, कॉपर, किसी भी चीज को देखें तो ये पिछले 3 से 6 महीनों के अंदर में बड़े करेक्शन इनके अंदर देखने को मिल चुके हैं। क्रूड में हम देख रहे हैं $120 का क्रूड आज $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा करेक्शन देखने को नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर से ये इन्फ्लेशन के जो सोर्स थे इनमें अगर से करेक्शन आना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं पीक आउट होने की तैयारी आने वाले कुछ क्वार्टर्स, 1 से 2 क्वार्टर में हो सकता है। और ये होता है तो मार्केट उसको बहुत पहले डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से ये कंसर्न्स रहेंगे, इनकी बातें जरूर होगी, बट शायद बाजार इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो, इसकी मुझे संभावना कम नजर आती है। और हमारा बाजार तो एक बड़े रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पे जिसकी बात हम करेंगे, बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो रिसेशनरी कंसर्न्स है ये ओवरडन हो चुके हैं और बाजार अब इनको पॉजिटिवली रिएक्ट करने की तैयारी कर रहा है। डिस्काउंट आप कह रहे कर चुका है या करेगा? अभी कर लिया है डिस्काउंट? मेरे हिसाब से तो डिस्काउंट कर चुका है, तभी नीरज जी हम बेस बना चुके हैं और हमारा बाजार तो नया ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यूएस मार्केट्स में भी आपको बॉटमिंग आउट के सिग्नल दिखने लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस बन चुका है। पुरानी बॉटम टूटते हुए मुझे अब नजर नहीं आती। अब आशीष महेश्वरी सर, अर्निंग डाउनग्रेड्स की जो चर्चा भी हम लोगों ने शुरू की, जो पहले वाले टॉपिक में हमने बात की कि आईटी वालों में एक कंपनी ने आके बोला कि हमारा तो लोअर एंड पे होगा ग्रोथ, फिर अचानक से बात होने लगी। तो ये जो डर दिखाया जा रहा है डिस्काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, मंदी का कोई आशंका या कोई डर है क्या? मुझे तो इस बात की का भी जवाब चाहिए कि थर्ड क्वार्टर के जब रिजल्ट शुरू होंगे यूएस में, फोर्थ क्वार्टर के यूएस में और थर्ड क्वार्टर के हमारे, तब हमको एक बड़ा अर्निंग कट दिख सकता है, तो वहां पे डिस्काउंटिंग होगी क्या? ठीक है, जहां तक एचसीएल की बात करते हैं मेरे मन में नहीं, ओवरऑल सर, ओवरऑल। हाँ, ओके। तो एक बार स्पेसिफिक क्वेश्चन आप दोबारा से नीरज जी करेंगे। मंदी का जो ये डर बनाया जा रहा है कि यूएस में मंदी होगी तो उसका असर दुनिया भर में पड़ेगा, और लोग कह रहे हैं कि 2023 में वहां होगी, सब वहां पे लोग बोल रहे हैं। तो मेरा मूल सवाल ये कि वहां की मंदी आएगी कि नहीं आएगी, एक तो आपका व्यू इस पे हो सकता है, दूसरा उससे हम कितना सेफ रहेंगे, हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो अर्निंग शुरू होने वाली है थर्ड क्वार्टर की, उस पर असर दिख सकता है जिसकी शुरुआत एचसीएल टेक ने की है। तो पहली बात है, जहां तक है कि मंदी आएगी नहीं आएगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इतने बड़े बड़े बैंक्स या ब्रोकरेजेस भी उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। बट मेरा थोड़ा सा ओपिनियन, जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आजकल जो रिजर्व बैंक्स होते हैं वो बैकफुट पे नहीं खेलते, वो ज्यादातर आजकल फ्रंट फुट पे जाके बैटिंग करते हैं। तो जब वो देखेंगे कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, आप देखेंगे दोबारा से वो अपने सिस्टम में क्यूई डालेंगे या दोबारा से कैश और सिस्टम में डालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मंदी आएगी और रिजर्व बैंक्स देखते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक अर्निंग का सवाल है भारतीय कंपनियों की, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा फैक्टर है कि आपने 15% की गाइडलाइन दी थी और आपने किया 5%। क्योंकि टिपिकली जो भारतीय कंपनियां क्या काम करती हैं, वो आउटसोर्सिंग का रिलेटेड या सिस्टम मेंटेनेंस का काम करते हैं। हम लोग कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट कंपनीज नहीं है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस बेचने हैं या ओरेकल बेचना है। हम उनकी मेंटेनेंस करते हैं, ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। प्लस जो बीपीओ बिजनेसेस हैं, जो हम उनका पूरा बैकएंड हैंडल करते हैं, जो भारतीय आईटी कंपनियां, वो एज इट इज चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉफिटेबिलिटी में या वर्किंग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज तो नहीं आएगा। सिर्फ इशू ये है कि जो नैस्डैक की जो पीयर सेट जो कंपनीज हैं, जो वहां पर लिस्टेड है, फ्रंटलाइनर कंपनीज हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा कि 50 से 75% का करेक्शन पीक से आ चुका है, जबकि भारतीय कंपनियों में ये करेक्शन 15 से करीब 30% तक की है। तो ये एक थोड़ा सा वहां पे आर्बिट्रेज है, जिसके चक्कर में यहाँ के स्टॉक्स भी सेल हो रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में चीजें कोई इतनी ज्यादा खराब होने वाली है। सुदीप सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर, मैं एक सिनेरियो रखता हूं आपके सामने।
अब सर आपको ये सवाल होगा, यूएस में अर्निंग कट, ले ऑफ, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ स्टार्टअप में थोड़ा बहुत हुआ है। क्रूड एकदम से नीचे आ गया, क्रूड भी मैं शामिल कर ले रहा हूँ इस सवाल को भी। क्रूड $75 पे आ गया, प्राइस कैप लग गया। ओपेक ने कहा कि हम प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे, जो चल रहा है 2 मिलियन का वो चलता रहेगा 2023 तक। इसके बावजूद हम उतना जुबिलेंट नहीं हैं। 75 के आसपास क्रूड खड़ा है और हमारे मार्केट में आज बिकवाली हो रही है। क्यों? हमको कोई डर है क्या? हम ये बात को ब्रॉडर पिक्चर में ले जा रहे हैं कि यूएस में मंदी आएगी कि नहीं आएगी, हम उससे कितना इंसुलेटेड है। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को देखिए तो हमको तो बहुत ज़्यादा रैली कर जाना चाहिए, लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा सा डरा डरा सा लग रहा है मुझे 75 के क्रूड पे भी। देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि फंडामेंटली अगर देखें तो इंडिया के लिए सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे आप जिक्र किया, क्रूड 75 या 80 कहीं भी हो, 75, 80, 85, 90, 100 तक जो बजट एस्टिमेट्स हमने सुने हैं, जो कमेंट्रीज हमने देखे हैं, $100 पर बैरल ब्रेंट तक इंडियन इकोनॉमी ठीक ठाक ही चलेगा। इसके ऊपर अगर क्रूड का प्राइस जाता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कत खड़ा हो जाता है, और जितना कम रहे उतना अच्छा है ना। इसके दो कारण है, एक तो प्रोडक्शन जो हो रहा है ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत बड़ा रुकावट नहीं आया। रशिया से हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ले रहे हैं, वो भी प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। और तीसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, चाइना का डिमांड कम है। चाइना के तरह तरह के प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लॉकडाउन, ये सब मिला के क्रूड प्राइसेस नीचे रखा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कैपिटल मार्केट के लिए और एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, कि जो इंडिया का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है, किसी का भी एस्टिमेट हम दें तो करीबन 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट आ रहा है, जो कि बेहतरीन है इस माहौल में। और सऊदी अरेबिया जो कि पूरा ऑयल इकोनॉमी है, उसको छोड़ के बाकी कोई साइजेबल इकोनॉमी का ये जीडीपी ग्रोथ नहीं है। और जैसे हम जानते हैं कि इमर्जिंग मार्केट फंड्स थे, वो ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना में निवेश करने के लिए बहुत बड़ा रकम उठाए थे। और अब हालत देखिए, ब्राजील में कोई लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट आ गया है, रशिया में तो इन्वेस्ट करने की बात ही नहीं कर सकते हैं, चाइना में भी तरह तरह की दिक्कतें हैं, चाइना से पैसा निकाल रहे हैं लोग, तो बचा तो सिर्फ इंडिया ही है। तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स के पास इंडिया में निवेश करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। ना बात रही कि बिकवाली क्यों आ रही है। अब सेंटिमेंट, जो यूएस मार्केट में सेंटिमेंट है, उसके साथ इंडियन मार्केट बहुत हद तक इंटीग्रेटेड है, तो सेंटिमेंट के कारण यूएस मार्केट में गिरावट आया तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत बिकवाली आता है। पर बाय एंड लार्ज अगर आप एक 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का कट ऑफ लेंगे तो हम लोग ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में एफआईआईज का इन्फ्लोस बरकरार रहेगा और इंडियन कैपिटल मार्केट में पॉजिटिव बायस भी बरकरार रहेगा। हाँ, दो चीज इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऑयल प्राइसेस जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, और दूसरा बहुत कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जिसके चलते सप्लाई चेन में बहुत बड़ा रुकावट है। ये जब तक नहीं होता है इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी ठीक। आप भी बहुत बुलिश हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सवाल पूछ के हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है, मार्केट अभी भाग नहीं रहा है, मेरे पास मौका है, तो मौके का मैं फ़ायदा उठा लूँ। क्योंकि क्या होगा, 6 महीने बाद मार्केट में जब फ्लोज आ जाएंगे, तेज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे यार मैं तब ले लेता, मैंने स्टॉक इसने आइडेंटिफाई किए थे। क्योंकि नीरज जी, मैं अभी भी बोलता हूँ जी, और हमारी बात भी हुई थी इसमें कि अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, पर ये बहुत नैरो रैली है। सिर्फ 5% स्टॉक्स हैं पूरे लिस्टेड स्पेस में जो ऑल टाइम हाई पे हैं। पिछले साल जब न्यू हाई बना था सेम टाइम पे, तो 18% स्टॉक्स न्यू हाई पे थे। तो मतलब ये जो रैली हुई है, ये बहुत नैरो रैली हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेस में नहीं चले हैं और बहुत अच्छी कंपनीज है जो लीडर हैं अपने फास्ट ग्रोथ स्पेस में, वो नहीं चले हैं, वो मौका दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को। तो मुझे ये लगता है कि हम इस सवाल की क्यों नहीं कोई ले रहा, उसको तो हम पूछे, पर उसके अलावा हम
अपना एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट बना के रखें कि इस मौके का हम फायदा उठा सकें, क्योंकि अगर डेटा देखिए, जैसे आपने कहा, आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, आप जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, आप ट्रेड वेलोसिटी देख लीजिए, यूपीआई का डेटा देख लीजिए, हर तरह का जो डेटा है वो पॉजिटिव है। मतलब कोई नेगेटिविटी इंडिया के डेटा में है ही नहीं। रुपी डिप्रिशिएट हुआ फिर भी कम डिप्रिशिएट हुआ, क्रूड का पूरा फायदा मिल रहा है जैसे आपने कहा, इंटरेस्ट रेट हमारा ठीक ठाक है, जो ट्रांसमिट भी हुआ उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज हैं, जिन फाउंडर से, प्रमोटर से, एंटरप्रेन्योर से हम बात करते हैं, वो तो बुलिश हैं, मतलब सब अपना काम कर रहे हैं। तो और वही कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वही बनाने वाले हैं, तो उनके साथ चला जाए रादर देन वरिंग कि यूएस के इन्वेस्टर कब आएंगे। वो जब आएंगे तब आएंगे, हम तो अपना काम करें। आप इतने बुलिश हैं, और होना भी चाहिए। जब आप लोगों को ये समझाएंगे तभी तो हमारे आपके बीच में चर्चा हो रही थी कि भाई मिड कैप क्यों नहीं चले इतने, है ना। लाइफ हाई पे मार्केट चला गया, 95% स्टॉक जो है अभी पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल, इसका एक बड़ा कारण होना चाहिए। और मिड कैप ने वो कैचअप ही नहीं किया, बिल्कुल, उससे पहले ही हम एकदम ये चले गए। तो मेरे मन में सवाल है कि भाई क्रूड को 75 पे ले आए हम लोग, है ना, करेंसी भी अपनी हमने स्टेबल कर ली है, बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, अभी आसपास में एक आध दिन छोड़ने तो फिर हम क्यों मार्केट में डर रहे हैं? क्या कोई एक फियर है जो हम गेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या इलेक्शन भी जीत गए? गुजरात के इलेक्शन तो बम्पर ऐसा जीते कि इतिहास बना दिया। कोई ऐसा पॉलिटिकल रिस्क भी मुझे अगले 24 के इलेक्शन में भी कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं दिखता। तो फिर मार्केट में लोग क्यों इतना डबिस रहते हैं? यही तो मेरा सवाल है। अब उसका जवाब देने से अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लें और उस मौके का फायदा उठा लें, मुझे ये लगता है। क्योंकि इस सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। आई थिंक अभी भी यूएस में आप देखें जो बॉन्ड यील्ड्स हैं थोड़ी कम हुई है। एफआई वाले क्यों बेच रहे हैं फिर? वो ट्रेंड नहीं है नीरज जी, आप देखें ना, तो वो एक दिन बिकता है फिर अगले दिन आ जाते हैं, एक महीने बिकता है फिर अगले महीने आ जाते हैं। तो ऐसा कोई ट्रेंड स्टैब्लिश कंफ्यूज है क्या? वो कंफ्यूज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो एफपीआई का डेटा जो कैप्चर होता है वो ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड एफपीआई का होता है, जिसमें काफी हेज फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं। जो रियल लॉन्ग टर्म मनी आता है थ्रू सॉवरिन वेल्थ फंड्स एंड ऑल, वो डेटा कैप्चर नहीं होता। तो अगर आप उनका फ्लोज देखें महीने दर महीने, जब ओवरऑल नेगेटिव था मई जून में, उनका फ्लो फिर भी पॉजिटिव था। तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो अभी भी आ रहा है। जो एफपीआई का डेटा हम जो रोज देखते हैं वो बहुत ट्रांजैक्शनल डेटा है, मुझे नहीं लगता फ्रैंकली उस पर हमको ज्यादा जाना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, एफआई वाले क्यों बेच रहे हैं इतना? क्या उनको डर लग रहा है? क्या वो चाइना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, उल्टा नीरज जी, मैं तो एक ग्लोबल, आप जानते हैं इन्वेस्टर को जिन्होंने कहा है कि एमएससीआई में उन्होंने चाइना का वेट कम किया है, इंडिया का वेट बढ़ाया है। तो ये तो क्लियर सिग्नल है कि पैसा जो आएगा वो तो इंडियन मार्केट्स में आएगा, क्योंकि ये एकमात्र इकोनॉमी है, जो बड़ी इकोनॉमी है, जो कि 6.8% से ग्रो होने की हम बात कर रहे हैं। आप डेट टू जीडीपी देखिए, 2008 से लेके अभी 2022 की हम बात करें तो वहां डेट टू जीडीपी हमारा कम हुआ है। हम इकोनॉमी के टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम कह रहे हैं 13% का हमको 25% पे लेके जाना है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो रिक्वायर्ड कदम थे, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, पीएलआई स्कीम हो या लोअर टैक्सेशन हो, उस सब फ्रंट पे गवर्नमेंट ने काम किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से केपेक्स साइकिल शुरू हो रही। तो थोड़ा सा इस मार्केट को आप क्लोजली वॉच करें तो ये मार्केट कह रहा है कि भाई मैं सेक्टर डिवाइड कर रहा हूं और उस सेक्टर में फोकस कर रहा हूं जो डोमेस्टिक लेड इकोनॉमी पे काफी फोकस्ड है। तो आप देखिए बैंक्स को, जो कि कॉर्पोरेट फोकस बैंक है, कब आपने देखा कि पीएसयू बैंक्स ने 40-50% की तेजी 2-3 महीनों के अंदर में दिखाई, और वो भी तब जब आप वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल है। लोन ग्रोथ आपकी 13 से 14% की पीएसयू बैंक्स के सेगमेंट में देखने को हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं फोकस बता रहा है कि डोमेस्टिक लेड इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक लेड थीम्स जो है वो काफी अच्छा कर रही है। इंफ्रा थीम काफी अच्छी कर रही है, केपेक्स रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थीम कर रही है। तो जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, जहां पर पे भी हम ग्लोबल एक्सपोजर को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मा हो, जो कि डिफेंसिव है, उसके बावजूद भी फार्मा में कोई रैली देखने को नजर नहीं आ रही है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, जो कि पिछले साल तक एक आउट परफॉर्मर के तौर पर देखती हुई नजर आई, पर अभी कहीं ना कहीं एक सुस्ती का माहौल वहां बना हुआ है, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो ग्लोबल है और अनसर्टेनिटी ग्लोबल रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को आपको सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, और बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस थीम पर अगर से आप फोकस करते तो आपको दिखेगा बाजार पैसा बना के दे रहा है, और इससे अदर देन अगर से आप देखते हैं तो आपको लगेगा बाजार मंदी में। तो थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जरूर है, बट थीम्स काफी प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट अच्छी वर्क कर रही है। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में जाते हुए मैं 2-3 चीज़ें अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी हमारा
मात्र 19% है। बहुत ही स्ट्रांग है, ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। और डेट टू ओवरऑल जीडीपी भी 79% है, जो कि और अगेन स्ट्रांग है बाकी देशों के मुकाबले। जीडीपी का कलेक्शन, इसकी एक आलोचना करते लोग जीएसटी कलेक्शन की, कि जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा ये थोड़ा नीचे आएगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ब्रॉड बेस भी तो देखिए आप, जो साइज बड़ा हो गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो बहुत ही बड़ा है। तो कोर नंबर्स पे या इंडिया इंक की या भारत की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूत दिख रही है इस वक्त। तो इसलिए अभय जी बहुत बुलिश है ना, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि सॉलिड नंबर किस बात का, मैं तो हमारा ज़्यादा एंगेजमेंट होता है चैनल्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे जो बात करते हैं, मतलब डिमांड इतनी सॉलिड है रूरल, सेमी अर्बन, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ में हर चीज़ की, कि आपकी डिमांड अगर अच्छी है, कंजम्पशन डिमांड, तो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं तो आप कैपेसिटी रन आउट करेंगे। और जहां कैपेक्स होगा वो एक वर्चुअस साइकिल है, वो एक बार स्टार्ट हो गई तो पूरा देश का जीडीपी फिर 6.8 का फिर 7.8, 8.8 वहीं से आएगा। तो जब तक वो डिमांड रोबस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि क्यों हमें बेयरिश होना चाहिए या क्यों परेशान होना चाहिए। देश का सबसे ऑथेंटिक डेटा आरबीआई का मानता हूं मैं, और जब वो कह रहे हैं कि 18-19% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, दिख रही है आपको? यस। तो बैंक से अगर कोई लोन ले रहा है तो कुछ तो कर रहा होगा ना। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक से लगेंगे तो हम लोग बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जिन्होंने एक ऐलान किया कि वो एक बोर्ड बैठक करेंगे जिसमें बाईबैक पे विचार होगा। बाईबैक करने वाले क्यों करने वाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को, बिजनेस को, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख, और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझने हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा, वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26 स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हम बातचीत कर रहे हैं आज मार्केट पे फ्राइडे स्पेशल। सुदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय सर जुड़े हुए हैं, और 2 आशीष सर हमारे साथ, एक महेश्वरी, एक चतुर्मोता जी। सुदीप सर, आपसे पहला सवाल, और इस सेगमेंट का एक ही टॉपिक है मेरा, कि पेटीएम जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी उसकी सवा साल पहले, और वो अपनी लिस्टिंग के बाद से बुरी तरीके से पिटा, स्टॉक 75% नीचे आ गया। अब उन्होंने ये तय किया कि वो बायबैक करेंगे शेयर का। क्या होगा सर इससे, क्यों कर रहे हैं ये? नीरज जी, एक ये पहेली है मेरे लिए। देखिए,
एक तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि एक तो सीधा नजर आता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर होना चाहिए, उनके पास कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट में, जो बाईबैक कर रहे हैं शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ तक तो ठीक है, पर एक हर चीज का एक मकसद होना चाहिए। आज कंपनी 1 साल भी नहीं हुआ लिस्टिंग हुआ है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी स्टेबिलिटी नहीं आया, कुछ नया बिजनेस की बात कर रहे हैं, हर हफ्ते सुनने को आता है नए नए बिजनेस के बारे में। कौन सा बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए होगा अभी तक वो शायद स्पेसिफाइड नहीं है। इस माहौल में इन्वेस्टर को कैश रिटर्न करके थोड़ा बहुत शेयर प्राइस बढ़ा के लॉन्ग टर्म में क्या फायदा मिलेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर आपको समझ में आया? नहीं, मेरे को नहीं समझ आया, क्योंकि मेरे को समझ में आता है अगर TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज बाईबैक करती हैं वो समझ में आता है कि भाई आपके पास इतना कैश है कि आप या तो डिविडेंड दे दे, बाईबैक दे दे, कैश फ्लो इतना मतलब भरा हुआ है आपके पास, कैश जो इतना प्रॉफिट बनाया सब कैश में है, तो आप कह रहे हैं भाई इन्वेस्टर को मैं पैसा दे दूं, मेरे पास डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर के पास हो तो बेटर है, वो मेरे को समझ में आता है। पर पेटीएम जैसी कंपनी आप लॉस पे लॉस बना रहे हैं, आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आपको ही नहीं मालूम कि आप कब प्रॉफिटेबल बनेंगे। जैसे सुदीप जी ने कहा और बिजनेस हैं जिसमें अभी और इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिर्फ इस रीज़न से कि आपका स्टॉक प्राइस एक फ्लोर पाले आप बाईबैक करें, मतलब ये किस तरह की थिंकिंग है ये तो समझना बहुत ही मुश्किल है। तो जो बाईबैक का सिर्फ पर्पस यही है कि एक स्टॉक प्राइस को फ्लोर मिले, वो एकदम गलत है, वो वैल्यू डिस्ट्रक्टिव है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट मोड में होना चाहिए ये पैसे वापस कर रही है, ये क्या गेम है। क्योंकि अगर आपके पैसे खत्म हो गए लॉस, फिर आप आएंगे मार्केट में पैसा रेस करने के लिए डेस्परेशन में। तो ये बहुत एक डेंजरस प्ले है जिसका मुझे तो कोई सिर पैर समझ में नहीं आता। नीरज, ये आइडिया कहाँ से आया होगा? ये है बहुत आइडिया देने वाले। नहीं, एक कंपनी जो लॉस कर रही है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाने की बजाय, उसको ठीक करने की बजाय स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं जी। एक ही सोल उद्देश्य लग रहा है। और स्टॉक भी कितना मैनेज करेंगे? आप 2150 पे लाएंगे क्या? नहीं 2150 तो फिर क्या मैनेज करेंगे? नहीं, और वो आ भी गया तो बड़ा शॉर्ट टर्म है। आप ठीक है, आप बाईबैक किया, आपने लोगों ने पैसा ले लिया, खुश हैं कि आपके कुछ निकल गए, हो सकता है प्रमोटर पार्टिसिपेट करे ना करे वो उनके ऊपर है, पर वो बड़ा शॉर्ट टर्म ऐसी, बिकॉज उसके बाद बिजनेस फिर अगेन विल रिवर्ट टू इट्स फंडामेंटल्स। जो वैल्यूएशन है वापस तो अगर आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस वीक है, आपने एक बाईबैक भी कर लिया, फिर 6 महीने बाद आप फिर उसी और भी बुरे हालत में आ जाएंगे कि बिजनेस की आपकी वही हालत है और पैसे कम हो गए। तो इसमें क्या समझदारी है वो मुझे तो अभी तक, हो सकता है कंपनी समझाए। अभी कई सारे इन्वेस्टर निकल के चले गए हैं जी, उनको बता देते कि हम खरीदने वाले बाईबैक करने वाले, तो वो नहीं जाते। शायद पता हो उनको इसीलिए निकल शायद पता हो इसलिए निकल गए। माहेश्वरी सर, ये आप जो आजकल ये कंपनियां नए ज़माने वाली कह रहा हूँ मैं इनको, रीसेंट लिस्टिंग, उसमें टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी सब आ गई हैं। ये जो अब नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले बुरी तरह से पिटाई और इन्वेस्टर निकल के भागते, फिर अभी एक नई चीज़ आई कि बाईबैक करेंगे हम। कैसा देख रहे हैं आप पेटीएम के बाईबैक को? मैं भी बिल्कुल अभय जी की बात से सहमत हूँ। न्यू जनरेशन कंपनीज का जो ट्रेंड है और पर्टिकुलरली एक फैसिनेशन है अपने स्टॉक प्राइस के लिए। जैसे नायका ने 15-20 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, 1 पे 5 बोनस से इशू कर दिया। यहाँ पर आपका कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। 2023 के सितंबर क्वार्टर में एबिटा पॉजिटिव होने वाले हैं और हम शेयर बायबैक कर रहे हैं, जबकि पैसा जो 18,500 करोड़ रेस किया था वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस के लिए किया था। शेयर बायबैक तो कोई ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए था इतनी जल्दी कंपनीज का। तो मेरा मानना है सिर्फ थोड़ा सा कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो इस स्टॉक में से निकलना चाहते हैं तो सही मायनों में उनके लिए जैसे ऑनर किलिंग होता है, ये ऑनर एग्जिट है कि ऑनरेबल एग्जिट हो जाए उन इन्वेस्टर्स की, बस यही इसका एक मुझे पर्पस नजर आता है। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे जिनको आईपीओ में भर के मिला था, जिसने अप्लाई किया उसको मिल ही गया था लगभग, मतलब बहुत लकी होंगे जिनको नहीं मिला होगा, है ना। अब तो मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादातर को मिल ही गया था। वो बेचारे तब से लिए बैठे। 10:30 बजे हमारा जो शो होता है रोज मंडे टू फ्राइडे, उसमें कितने लोग सवाल पूछते हैं कि भैया पेटीएम में तब मिला था, मैंने तो 1800 पे लिया, मैंने 1500 पे लिया, मैं क्या करूँ। तो एक्चुअली मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मैंने को क्या आपको क्या रिप्लाई कराऊँ मैं। तो ये जो बाईबैक आया, इससे उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई है कि शायद थोड़ा सा ऊपर चला जाए। लेकिन अगर आप इनके पास जो कैश है उसके कैलकुलेशन को जाइए अगर देखिए, तो बिना झंझट में फंसे, बिना रेगुलेशंस के लफड़े में आए हुए ये मात्र 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं।
उसके हिसाब से बेस्ट प्राइस भी नहीं बनता है। नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए आप कितना कर लेंगे, ओपन मार्केट से आपको करना पड़ेगा। तो आप सीधे मैसेज देने के मैंने प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो 400, 500 रुपये आपका स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है तो आप कितना उसको सपोर्ट दे लेंगे। चतुर्मुत्ता जी, आप क्या करेंगे, अपना निवेश को क्या सलाह दे रहे हैं आप ये बताइए। कुछ तो होंगे आपके दोस्त यार निवेशक जिन्होंने ये ले रखा होगा, उनको क्या कह रहे हैं आप? नहीं तो बिल्कुल देखिए, काफी लोगों ने लेके रखा है और आईपीओ में तो आप जानते हैं काफी बड़े निवेशक अल्ट्रा एचएनआईज और फैमिली ऑफिसर्स ने भी इसमें काफी इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, जो दो चीज मुझे समझती है बिजनेस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायद बायबैक पे बहुत ज्यादा कमेंट ना करूं, पर एक बिजनेस मोमेंटम की अगर से बात करें तो ये जितने ये न्यू एज बिजनेसेस है उनमें कहीं ना कहीं एक बात होना शुरू हो चुकी है, चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो या पेटीएम हो, कि कहीं ना कहीं ये अब फोकस कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। और आप देख रहे हैं जोमेटो तो ऑलरेडी एबिटा पॉजिटिव हो चुका है, पॉलिसी बाजार में बात चल रही कि 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर भी एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पेटीएम की अगर से बात करें तो इनका जो करंट जो बर्न रेट है वो करीब $75 मिलियन का है, जो कि मतलब काफी हद तक के बहुत बहुत लो लेवल पे आ चुका है। और ये जो कमेंट्री है इसमें भी बात की गई कि फाइनेंशियल ईयर 24 फर्स्ट हाफ में कंपनी एफसीएफ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी और साथ ही साथ एबिटा लेवल पे पॉजिटिव शायद सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन बिजनेस मोमेंटम में बनने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप देखेंगे तो करीब 44% है, जहां पर पे एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के चांसेस है। जो मुझे लगता है बायबैक का कारण हो सकता है, जो अपॉर्चुनिटीज है ऑर्गेनिक साइड पे ग्रो करने की वो नजर नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं स्टॉक इतना गिरा हुआ है 76% पीक से गिरा हुआ है, तो उसको एक कहीं ना कहीं सपोर्ट इस बायबैक के द्वारा किया जा सकता है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट जो बिजनेस मोमेंटम है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये जो न्यू एज बिजनेसेस है इनमें रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी पे जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक आपको कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज में नजर आ सकता है। यानी 400-500 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश करें। इनके इंटेंट पे क्यों ला रहे हैं मुझे इस पे नहीं, मेरा तो बेसिक फिलॉसफी पे मेरा सवाल था कि ये इसके ज़रिए अपना पैसा ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पे आपको स्टॉक मैनेज करना पड़ रहा है। अब मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल सवाल लेके आता हूँ इन्हीं कंपनियों से जुड़ा हुआ। मेरा ये सवाल है, मुझे नहीं पता, मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले 1-1.25 साल में कंपनी लिस्ट हुई हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी वाली हो या नॉन टेक्नोलॉजी वाली हो, एक तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे लेके आए हैं। मतलब खुद का धंधा हो सकता है उतना बड़ा ना हो, लेकिन वैल्यूएशन मुझे एमएनसी के बराबर का चाहिए, है ना। और एक पेड अप पे लाऊंगा मैं, जिससे टिकट साइज छोटा हो जाए, 70 रुपये की दिखे वो 700 को ना दिखे। तीसरी चीज़, इनके प्रमोटर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बनाए होंगे, लेकिन उनका पूरा फोकस वैल्यूएशन मैनेज करने पे है। कैसे मैक्सिमम वैल्यूएशन पे फंड रेज करें और पैसा रेज करें उसके वैल्यूएशन पर, और उसके वजह की उसकी लिस्टिंग कराएं, उसके बाद स्टॉक कहीं जाए, इन्वेस्टर क्या करें मुझे कोई मतलब नहीं। और बहुत ज़्यादा मुझे आप पूछोगे तो हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, और बात भी करें तो कह देंगे मुझे खुद नहीं पता कब प्रॉफिटेबल होगी। ये क्या ट्रेंड है? क्या हमको इस तरह की ग्रोथ को सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये कंपनीज को लिस्ट नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है ये लॉस मेकिंग कंपनीज जो है, जो सेबी ने एक छोटी विंडो दे दी कि आप 10% रिटेल को दे तो आप कर ले, वो गलत था। बिकॉज आई डोंट थिंक इंडियन मार्केट अभी इतना मेच्योर है कि इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनीज को वो डील कर सके। और मेरे को नहीं लगता यूएस मार्केट भी मेच्योर है, वो भी सेम स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। एक जब तक ये कंपनी हाइपर ग्रोथ फेज में है और उसकी वैल्यूएशन मांग रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, उनको प्राइवेट रहना चाहिए। तो अब अपना सीरीज A, B, C, D, E, F, G करते रहिए, आप सॉफ्ट बैंक से, टाइगर ग्लोबल से आप पैसा लेते रहिए, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न बनाते रहिए, वो ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रमोटर्स को आदत लग गई थी वैल्यूएशन को देखना कि ये मेरा सक्सेस का मार्कर है, मेरी वैल्यूएशन कैसे बढ़ रही है, और वो आईपीओ पे आके खत्म हो गया। तो आईपीओ के टाइम पे जो बड़े इन्वेस्टर थे वो तो निकल गए, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और प्रमोटर जब पहली बार मिले तो उनको समझ में नहीं आया एक दूसरे का एटीट्यूड, कि प्रमोटर ने कहा कि मैं तो इतना बड़ा वैल्यूएशन में कर दिया, मैं तो सक्सेसफुल हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ने कहा कि नहीं भाई साहब, आपने जो दिया वहाँ से तो 50-60% स्टॉक गिर गया, तो आप सक्सेसफुल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है मिसमैच की, ये आई थिंक लेसन है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और मुझे लगता है रेगुलेटर्स के लिए भी, कि आप किस तरह की कंपनीज को आप लिस्ट करना चाहिए। और दूसरा, एक वैल्यूएशन को फाउंडर नहीं कह सकते, वो तो बैंकर ने डिसाइड किया है। बैंकर ये नहीं कह सकता कि मैंने इंटरनेशनल वो देखे। तो एक कुछ वैल्यूएशन का कुछ ज़्यादा लॉजिकल पैरामीटर्स होना चाहिए। एक ये आप कुछ भी वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज मार्केट इज हॉट स्टोरी बना के आप उसको बेच ना दें।
जो बात आपने की, देखिए इसमें बहुत सारे जो निवेशक हैं हमारे, वो बेचारे ऊपर के लेवल पे लेके फंस गए हैं। आपके बिजनेस मॉडल पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जैसे करें वैसे करिए, लेकिन एक इतनी अनसर्टेनिटी में आप ये लेके आ रहे हैं, उतने हाई वैल्यूएशंस पे लेके आ रहे हैं। एक बेसिक फ़र्क है। देखिए बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगते हैं गूगल से, अमेजोन से, वो भी तो कितने साल लॉस मेकिंग थे। उनका ओरिजिनल रिसर्च का प्रोडक्ट था, आप उसके यूज़ केस में हैं, आपका कोई मोट नहीं है। अभी स्विगी ने जो फंड रेज किया उसके बाद तो आप उस लेवल पर रेज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं जहां पे ये एक समस्या होती है। सुदीप सर, आपका क्या कमेंट है? ये जो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही सुपर वैल्यूएशन पे, एक पे डब पे इतना ले लो एक बार कि वो लेवल आने में पता नहीं कब 10 साल लग जाए कहो तो। नीरज जी, मैं दो चीज बताना चाहूंगा। मैं कुछ हद तक अभय जी के साथ सहमत हूँ। देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी ये हो रहा है। आप देखिए वी वर्क, दिग्गज कंपनी, एक बहुत ही हाईली रेटेड कंपनी था। जब भी पब्लिक मार्केट में आने की उसकी नौबत हुई, कंपनी एक तरह से कोलैप्स कर गई, क्योंकि जो एक तरह से तो अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, जो प्राइवेट मार्केट में जो वैल्यूएशन पे काम हो रहा था, पब्लिक मार्केट उसके लगभग आसपास भी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। और इंडियन मार्केट में भी वही सेम चीज हुआ कि पेटीएम या आप किसी भी कंपनी की बात करें, जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, जो आईपीओ लाए बहुत हाई प्राइस पे, उनका जिस लेवल पे प्राइवेट मार्केट में काम हो रहा था, उसके ऊपर एक प्रीमियम पे वो पब्लिक मार्केट में आने का कोशिश किया, आए भी, और एक मोमेंटम उस टाइम में था, उसके चलते वो सब्सक्राइब भी हो गए। पर जैसे ही वो पब्लिक मार्केट में आया सही ढंग से, तो वो गिरावट, जो जबरदस्त गिरावट आया, उसमें रुकने का कोई नाम ही नहीं है। अब दो चीज मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा। एक बात तो ये है कि ये सारे बिजनेस बकवास नहीं है, बहुत सारे बिजनेस में दम है। मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, डिलीवरी। ना डिलीवरी करता क्या है? डिलीवरी जो पुराना लॉजिस्टिक्स, कुरियर कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो काम करता था, देश के एक कोने से और एक जगह पे सामान पहुंचाना, पैकेजेस पहुंचाना, वही काम करता है। अभी टाई अप के जरिए विदेश में भी ले जा रहे हैं पैकेज। तो ये बहुत ही जरूरी सर्विस, और इस सर्विस को उन्होंने कंप्लीटली ऑटोमेट किया, डिजिटाइज किया, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, तो शायद एक बहुत अच्छा कंपनी उभर के आएगा। पर जो वैल्यूएशन पे इशू हुआ, उसी पर होने की शंका है। आप पॉलिसी बाजार की बात करिए ना, पॉलिसी बाजार एक डिजिटाइज कर रहा है इंश्योरेंस बेचने का ना, एक अच्छा सर्विस है, आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा, और ये सही चीज है, करना चाहिए। पर अगेन वहीं पे वही क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यूएशन। नायका की बात करें, अफोर्डेबल फैशन ना, दुनिया भर में हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला 5 जो रिच आदमी है, उनमें से जो LVMH, लुई वुइटन के जो मालिक है, उनका नाम आता है। तो अफोर्डेबल फैशन जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, वो एक बहुत बड़ा चीज बन सकता है, बनेगा भी। तो दिक्कत कुछ कंपनी में नहीं है, दिक्कत बिजनेस मॉडल में नहीं है, दिक्कत वैल्यूएशन पे। अब पेटीएम के बारे में शायद वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल भी अनसर्टेन है। तो अगर आपका सर्टेन बिजनेस मॉडल है तो आईपीओ आप जरूर करिए, बट वैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, और जहां पे देयर इज अपसाइड ऑन द टेबल फॉर एवरीबॉडी। अदरवाइज पेटीएम जैसा हालत होगा। 2100-2200 रुपए में आपने लिस्टिंग किया, 400 रुपए में शेयर आ गया, आप बाईबैक ला रहे हो, कुछ कर रहे हो शेयर, आपका फोकस पूरा गलत जगह पे चला। करेक्ट। एक ऐसी कंपनी है बहुत सारी, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ कि एक होलसेल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो होलसेल में काम करती है, और उसको बहुत बड़े पैमाने पर छटनी करनी पड़ी क्योंकि खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब उसके बाद वो फंड रेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद एबिटा पॉजिटिव हम आए। आप देखिए कैसे आप दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। कल को आप लिस्टिंग में आएंगे तो आप सोने के भाव में चांदी बेचेंगे। दिक्कत सिर्फ यहीं पे है कि आप हमारे जो निवेशकों को किस वैल्यूएशन पे माल दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके बिजनेस मॉडल पे, आपकी किसी चीज़ पे, और आपके इंडिया प्राइड मेरे को मत चिपकाओ यार। कि आपने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाया है और हम उसको गर्व करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को किसी भाव पे दे दोगे। मेरे को दिक्कत इस पे थी, क्योंकि जब लिस्ट हुए तो हम सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी कंपनी लिस्ट हुई है, हमारे लिए प्राइड की बात है कि हमारे स्टार्टअप इतने बड़े हो गए, लेकिन वैल्यूएशंस अब वो सामने आ रही सारी चीज़ें। तो इस कहानी को कहीं ना कहीं निवेशकों को समझना पड़ेगा कि भाई आप हाई वैल्यूएशन की चीज़ों को एसेस करिए। हम लोग जो इतनी चर्चाएं कहते हैं, बैठ के इसको देखिए और समझिए, क्योंकि पैसा सब जगह बनेगा, लेकिन वो ड्यूरेशन
1 साल में बनाना चाहते हैं आप कि 20 साल में बनाना चाहते हैं, ये वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ जाता है। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया चर्चा थी, डिस्कशन थी और हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। मंदी का डर है कि नहीं है, क्रूड से हम कितना इम्पैक्टेड है और क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड की आहट है क्या, इन सब तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए। कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, देखिए और उस पर हम लोगों को फीडबैक दीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों, थैंक यू।